नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गुरुकृपा पब्लिक स्कूल से सावरमल आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो RSPSC बोर्ड का जो अपना पेपर हुआ था 10th क्लास साइंस का RSPSC बोर्ड का, उस पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपन जो क्वेश्चन का जो पार्ट है 4 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर 1-1 नंबर के वाले क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में 2 नंबर वाले क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में 3 नंबर और फोर्थ पार्ट में ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर थे। अब पहले अपन शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर आपको चयन करके उसमें से राइट आंसर चूज करके आपको सेलेक्ट करके आंसर लिखना था। पहला क्वेश्चन दिया था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थायराइड ग्रंथि। इस क्वेश्चन का आंसर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि यानी शरीर की वृद्धि के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है उपापचय के लिए उनका जो नियमन करने का काम करती है वो थायराइड ग्रंथि करती है। थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए होने वाली उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो इसके लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन, कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है? यानी उस जीव का नाम बताना है जिसमें पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है और वो उसका नाम है प्लेनेरिया। इसका पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लेनेरिया। यानी इस जीव के अंदर क्या करेंगे कि इसके कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, इसके प्रत्येक पार्ट से नए जीव का निर्माण हो सकता है। तो ऐसा जन्म क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। और उस जीव पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा है? प्लेनेरिया। थर्ड क्वेश्चन, मानव में वरक एक तंत्र का भाग है जो है, यानी आपको वरक यानी किडनी ये किस कौन से तंत्र से संबंधित है? इसका तंत्र का नाम बताना है और उस तंत्र का नाम है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? अपन कक्षा के अंदर चर्चा की थी पादप हार्मोन की। जिबरेलिन, जिबरेलिन साइटोकाइनिन, जिबरेलिन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन और ऑक्सिन। इन 3 हार्मोन की चर्चा की थी कक्षा के अंदर। यानी ये पादप हार्मोन होते हैं जो पादप की वृद्धि के लिए और पादप की वृद्धि को संघनन के लिए क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन के अंदर अपने साइटोकाइनिन आया तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइटोकाइनिन। तो निम्न में से जो अपने को नीचे एग्जांपल पार्ट में 4 पार्ट में जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से राइट आंसर है साइटोकाइनिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एकल संकर संकरण में एफओपीडी का जीनोटाइप पूछा है। एफओपीडी का क्या पूछा है? जीनोटाइप, जीनोटाइप। और वो होता है 1:2:1। और अब इसका फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप होता है 3:1। जब एफओपीडी यानी उसका एकल संकर संकरण करवाया जाता है, जो एफओपीडी प्राप्त होती है तो उसका जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1 और लक्षण प्ररूप अनुपात से 3:1 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग जब खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो उस खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत में जिस स्तर से शुरू होती है खाद्य श्रृंखला, उस खाद्य वो भाग जो होता है उस श्रृंखला का कौन सा भाग होता है? उत्पादक। कौन सा भाग होता है? उत्पादक। और उत्पादक में सभी पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं? पेड़ पौधे। यानी ये क्या करते हैं कि पादप जो होते हैं सूर्य से जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसको स्टोर करके बाकी सारे विषम कोशिश करके जो प्राणी है उनके लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्पादक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी के अंदर संबंध बताना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो उसकी फोकस दूरी की क्या होती है? 2 गुनी होती है। तो ये संबंध है r = 2x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश को पुंज को यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो उस प्रिज्म में से गुजारने के पश्चात
आपको उस रंग का नाम बताना है जिस रंग का सबसे कम विचलन होता हो, यानी जो रंग सबसे कम कोण पर घूमता है उसका नाम बताना है। तो हम जानते हैं कि लाल रंग जो है वो सबसे कम घूमता है, यानी इसका विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग जो होता है उसका विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभाजित होगा, तो उनमें से लाल रंग सबसे कम और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। उसके बाद अपने को एक परिपथ दिया है जिसमें 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम का प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में। 4 ओम का प्रतिरोध और 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो 2 ओम के 2 प्रतिरोध में कौन से क्रम में है, ये दोनों है श्रेणी क्रम में। ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और ये 4 ओम के प्रतिरोध के साथ कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तब आपको बिंदु P और Q के बीच को तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखो ये दोनों समान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो अब इनके लिए, इन दोनों के लिए श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध R' बराबर R1 प्लस R2 बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना, 4 ओम। तो इन दोनों के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, R' बराबर 4 ओम। अब ऊपर कितना है, 4 ओम। ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/R' प्लस 1/R3। अब 1/R' कितना, 4 प्लस 1/R3 भी कितना, 4। इनका लेस है 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2/4। डिवाइड करोगे तो 1/2, यानी R" कितना आ गया, 2 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अच्छा विद्युत का चालक है। सबसे अच्छा इनमें से लोहा में से एल्यूमिनियम, तांबा और चांदी, इन चारों में से सबसे अच्छी विद्युत की जो चालक धातु है वो है चांदी। कौन है, चांदी या सिल्वर, चांदी या सिल्वर। उसके बाद दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। उससे अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक को, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक को इस तरह से अपने को फर्स्ट चित्र के अंदर दिया हुआ, ये जो डायरेक्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, ये डायरेक्शन विद्युत धारा की दिशा को बता रही है। तो इसके अंदर आपको लगने वाले आरोपित बल की दिशा बतानी है। तो आरोपित बल की जो दिशा होगी वो हम दिशा ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब अपन दिशा ज्ञात करेंगे तो ये देखो, ये जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। ये जो मध्यमा अंगुली होती है ये विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो ये तर्जनी इधर है और ये मध्यमा ऊपर की ओर है, ये क्योंकि आई ऊपर की ओर है तो इसलिए ये मध्यमा किसकी दिशा, आई की दिशा, विद्युत धारा की दिशा बता रही है। लेकिन अंगूठा इसे बोर्ड की सतह के अंदर की ओर बता रहा है। तो अपने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बाईं ओर, दाईं ओर, कागज के बाहर की ओर जाते हुए, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो अपना अंगूठा इस ब्लैक बोर्ड के भीतर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी दिशा किस तरफ हो जाएगी, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, कागज के भीतर की ओर जाते हुए, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। तो आरोपित बल की दिशा किस तरफ हो जाएगी, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। अपन ये धातु वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, कोई भी धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक उदासीन विलयन का पीएच, हम जानते हैं कि पीएच जो स्केल होती है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जो बीच में जो पार्ट है उसके पीएच का नाम होता है 7। अब 7 से ऊपर 14 तक ये वैल्यू होती है, ये जिसकी विलयन की पीएच आती है 7 से 14 के बीच में उसकी प्रकृति होती है बेस यानी क्षारीय। और जब 7 से कम आती है, 1 और 7 के बीच में आती है तो उसकी प्रकृति होती है एसिड। और जिसकी पीएच 7 होती है वो विलयन कैसी प्रकृति, ना तो क्षार होगा ना अम्ल होगा, यानी ऐसा होगा उदासीन।
तो उदासीन मीडियम की पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को एक अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया में अपन देखते हैं कि जो घटना घटित हो रही है उसकी चर्चा की है नीचे। देखो अभिक्रिया दी है 2PbO लेड ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवा रहा है किसके साथ है? कार्बन के साथ। किसके साथ है? कार्बन के साथ। और ये कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाने के पश्चात किसका निर्माण हुआ है? 2Pb प्लस में CO2 का। किसका निर्माण हुआ है? CO2। अब यहाँ अभिकारक में उत्पाद क्या था? PbO, यानी क्या नाम इसका? लेड ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड अभिकारक से जब उत्पाद बन रहा है तो ये किसमें बदल रहा है? लेड में, यानी शीशे में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? लेड में, यानी शीशा में परिवर्तित हो रहा है। अब देखो इसके साथ अभिकारक में कौन थी? ऑक्सीजन। अब इसके पास ऑक्सीजन हट गई, यानी ऑक्सीजन की क्या आ गई? कमी। तो हम जानते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। यानी यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किसमें? लेड में। उसके बाद कौन है? कार्बन। देखो कार्बन अकेला है पहले, लेकिन उत्पाद में उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका मतलब इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। किसमें? CO2 में। किसमें? CO2 में। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है कि इस अभिक्रिया के लिए आपको सत्य कथन बताने हैं। पहला, शीशा उपचयित हो रहा है। देखो शीशे के साथ यहाँ पे तो देखो जो शीशा लेड ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वो क्या होता है? अपचयन। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो वहां क्या होता है? उपचयन। तो शीशा उपचयित हो रहा है, ये बात क्या है? गलत। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उपचयित होगा? कार्बन उपचयित होकर क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा। तो कौन उपचयित हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। अब अगला कथन देखो, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बात सही है। उसके बाद अगला कथन, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, किसमें? लेड में। तो ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? है। यानी इसमें कौन सी कथन सही है? सॉरी, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द। यानी इसमें तीसरा और चौथा कथन क्या है? सही है। तीसरा और चौथा कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फास्फोरस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको फास्फोरस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन से कोष में? एन कोष में। देखो K L N, यानी K में 2, L में 8, और कितने? 8 और 2 10, बच गए कितने? 5। तो N कोष में कितने? 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। यानी उस हाइड्रोकार्बन, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको वो हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करना है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो इनमें से चारों में से किसमें सिंगल बॉन्ड है? C2H6। किसमें है? C2H6, यानी CHH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H। अब सारे के सारे कैसे इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है ये? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या CH4। इसके अंदर अपने को उपस्थित सह, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी CH4 में उपस्थित बंधों की संख्या बतानी है। 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद अपना दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है, जो इसमें यह था कि आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रिया विधि नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर होता है पुनर्भरण। पुनर्भरण, यानी ये जो क्रिया विधि होती है हार्मोन की, इसके द्वारा हार्मोन की क्रिया का क्या होता है? नियंत्रण होता है। दूसरा, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से जो जाल बने, यानी कोई आहार श्रृंखला है उसकी एक शाखा इधर निकल रही है, एक शाखा उधर निकल रही है, वो सारी शाखाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, और उस जाल को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो सामान्यतः विद्युत तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? सामान्यतः विद्युत तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं?
देखो सामान्यतः विद्युत तार तांबे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो तांबा होता है इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। या दूसरा कारण अपन ये भी बता सकते हैं कि इनकी प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, कम होता है। तीसरा कारण अपन ये बता सकते हैं कि इसमें चालकता का मान क्या होता है, उच्च होता है। इस वजह से जो विद्युत के तार होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट खालिस्तान, विद्युत धारावी वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में बढ़े, यानी कोई भी विद्युत धारावी वर्ताकार पास है उसके कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें फेरों की संख्या बढ़ाने पर तो उसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, प्रबलता क्या होगी, बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कराने पर बनने वाले यौगिक का नाम, यानी अपने को मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवानी है, मैग्नीशियम का दहन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो किसका निर्माण होगा, MgO, और इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और लोहे में खालिस्तान अधिक तन्य धातु है, तो इसका आंसर होगा सोना यानी गोल्ड। सोना जो है वो इसमें से अधिक तन्य धातु कौन सी है, इन दोनों में, सोना और यानी गोल्ड, तो इसीलिए इसी के क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन है अपने अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी आपको छोटे प्रश्न है, एक एक लाइन के प्रश्न है जिनके अंदर कोई परिभाषा या कोई हार्मोन का नाम या कोई एंजाइम का नाम पूछा हो तो इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है श्वसन की परिभाषा दीजिए। तो देखिए श्वसन की परिभाषा में अपन क्या पढ़ते हैं कि वायुमंडल से O2 ग्रहण करना, O2 ग्रहण करना व CO2 छोड़ना, O2 ग्रहण करना व CO2 छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन इसके साथ अपन को इसकी मुख्य परिभाषा के रूप में समझाएं तो कैसे बोलेंगे कि जो अपन ने भोजन खाया है, श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण की है, उस ऑक्सीजन के द्वारा उस भोजन को ऑक्सीकरण करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी अपन ने जो भोजन खाया है यानी खाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण की श्वसन के प्रोसेस के द्वारा ग्रहण की गई O2 द्वारा छोटे O2 द्वारा ऑक्सीकरण करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना या पेंसिल उठाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, अनुमस्तिष्क। यानी अनुमस्तिष्क जो होता है ये व्यक्ति में स्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। कौन से पुष्प के, उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण। तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों है, गुड़हल, उनमें से एक उदाहरण लिखना था सरसों, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान मटर के सफेद फूल के का विक्रियाशील लक्षण क्या था, यानी मेंडल ने अपना जो प्रयोग दिया था उसमें जो सफेद लक्षण था उसका विक्रियाशील लक्षण बताना है। उसका विक्रियाशील लक्षण कौन सा था, तो इसका विक्रियाशील लक्षण था बैंगनी फूल, यानी कौन सा लक्षण था, बैंगनी पुष्प। कौन सा लक्षण था, बैंगनी पुष्प। उसके बाद किसी वाहन के पृष्ठ दर्शक को देखने के लिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का। कौन सा, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि पीछे दूर से कोई साधन आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है, ताकि उसको बड़ा करके दिखा दे, उसका आसानी से पिक्चर बना के दिखा दे, इसलिए कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का। अगला है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष जो होता है, इस दोष में व्यक्ति यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को तो स्पष्ट देखता है, इस कौन सी वस्तु को, पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, लेकिन जो दूर रखी वस्तु है,
दूर की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाता। इससे ऐसे दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष से कहा जाता है। और इसका निवारण के लिए कौन सा लेंस उत्तरदायी है? अवतल लेंस उत्तरदायी है। कौन सा लेंस उत्तरदायी है? अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यानी निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस उत्तरदायी होता है? अवतल लेंस। और ये यानी पास की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता। तो ये दोष है, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। अगला, परिपथ में विभवांतर का मापन करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था परिपथ का संयोजन में, बताया था आपको कि वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जुड़ता है, एमीटर कौन से क्रम में जुड़ता है, वो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ता है। सारे परिपथ के अंदर अपन ने उस टाइम चर्चा की थी। तो उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि वोल्ट मीटर जो है वो किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। और एमीटर जो है वो किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। तो ये विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? वोल्ट मीटर है। उसके बाद इसने दिया कि किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। किसी धारावाही प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी उसका आपको परिपथ बनाना था। क्या बनाना था? परिपथ बनाना था। ये इसकी नॉर्थ साइड मान लो, ये इसकी साउथ साइड मान लो। अब देखो, हमेशा परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी वो कौन सी साइड से निकलेगी? नॉर्थ साइड से। और कौन सी साइड में प्रवेश करेगी? साउथ साइड में। कौन सी साइड में प्रवेश करेगी? साउथ साइड में। कौन सी साइड से निकलेंगी? नॉर्थ से। और प्रवेश कौन सी साइड से करेंगी? साउथ साइड में। यहाँ से निकलेंगी और प्रवेश कहाँ से करेंगी? साउथ साइड। तो ये आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक परिनालिका के द्वारा दर्शाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम बनाना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला देखो, आपको एक रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवा रहा है जल के साथ। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। और इसकी जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस में क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। और इसका सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना। क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। यानी जो स्पेदी करते हैं ना अपन, वो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बुझा हुआ चूना यानी स्पेदी का निर्माण होगा। और प्लस में किसका निर्माण होता है? उष्मा का। अगले देखो, अपने को एक बिक्कर का डायग्राम बनाना था। बिक्कर का डायग्राम बनाना था अपने को। एक कोई भी बिक्कर ले लेते उसका एक डायग्राम बनाना है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह COOH, यानी या तो इसको C डबल बॉन्ड OOH ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे। ये आपको उसके प्रकार्यात्मक जो समूह है, क्रियात्मक जो समूह है, उसका आपको सूत्र लिखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है।
इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलेन के कौन से गुण को सिद्ध किया है, ये आपको बताना था। देखो, हम जानते हैं कि जब अम्ल का जलीय विलेन बनाते हैं तो उसमें किसका निर्माण होता है? आयनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलीय विलेन में आयनों का निर्माण होता है। जलीय विलेन में किसका निर्माण होता है? आयनों का। और जब किसी भी विलेन के अंदर आयन बन जाए, किसी भी विलेन के अंदर आयन बन जाए और उसको किसी भी विद्युत परिपथ के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस परिपथ के अंदर जो धारा बहेगी वो उस विलेन के अंदर से भी प्रवाहित होगी, क्योंकि उस विलेन में कौन है? आयन। और आयनों का काम क्या होता है कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए जब अम्ल के जलीय विलेन को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसमें परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है, क्योंकि जो जलीय विलेन है वो विद्युत धारा के इसका निर्माण हो गया उसमें आयनों का, और आयनों का निर्माण होने से विद्युत धारा उस जलीय विलेन के अंदर से भी प्रवाहित होगी, जिससे बल्ब जलने लग जाता है। तो इसलिए ये अम्ल के कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ये अम्ल के जलीय विलेन के विद्युत धारा के चालकता के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यानी ये बताता है कि अम्ल का जो जलीय विलेन होता है वो विद्युत धारा का चालन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के अंदर आपको अंतर बताना है। वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में देखो, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। अब वायवीय श्वसन में देखो, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है किसमें? वायवीय श्वसन में। लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। देखो, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अधिक ऊर्जा। जबकि अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है? कम ऊर्जा बनती है। यानी वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा बनती है वो लगभग 38 एटीपी अणु ऊर्जा बनती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी अणु ऊर्जा बनती है। तो आपको ये टेबल बना के वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर करना था। यानी वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय और वायु की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें अधिक ऊर्जा यानी 38 एटीपी बनते हैं ऊर्जा के, इसमें कम ऊर्जा यानी 2 एटीपी ऊर्जा के बनते हैं। और इस वायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटता है? CO2 और जल में, और प्लस में किसमें? ऊर्जा में। और इसमें ग्लूकोज CO2 व जल में नहीं टूटता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में प्रकाशानुवर्तन को समझाना है। इसको पादपों में प्रकाशानुवर्तन। देखो, प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की तरफ गति करना। पादप जो होते हैं उनमें एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। जिसका नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये पादप के जो पर्णो भाग होते हैं, तना, उसकी शाखाएं या पत्तियां जो होती हैं, इस भाग में क्या रहता है? ये संचित रहता है। और जब इस जिस भाग में ये क्या रहता है? संचित। पर्णो भाग जो ऊपरी का भाग होता है उसमें होता है। तो अब जब सूर्य का प्रकाश उस भाग को पड़ेगा तो ये ऑक्सीजन क्या दर्शाएगा? उस प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएगा और उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से ये पादप जो होता है प्रकाश की तरफ यानी गमले में पौधा प्रकाश की तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो जड़ें होती है वो पक्षी के विपरीत गति करती है, यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती है नीचे की ओर। यानी वो जो गति होगी वो पादप जड़ों की कैसी गति है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। लेकिन जो पादप का तना जो होता है वो प्रकाश की ओर ऊपर की तरफ गति करता है। तो पादपों की जो तने की ये गति है वो कौन सी गति होती है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहलाती है। यानी पादपों में जो ऑक्सिन हार्मोन है उसमें ये ऑक्सिन हार्मोन जो है वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए ये प्रकाश के पादप जो होते हैं वो प्रकाश के प्रति गति करते हैं, यानी प्रकाश की तरफ गति करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मानव नर जनन तंत्र के 2 अणु के नाम लिखने हैं और उनके 2 कार्य लिखने हैं। जैसे मैं 2 अणु के नाम लिख रहा हूँ,
पहला है वर्षण, पहला है वर्षण, दूसरा लिख रहा हूं मैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, और तीसरा लिख रहा हूं मैं सीसन, जिसको पेनिस बोलते हैं, सीसन। अब इसको वर्षण को टेस्टिस, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, इसका कार्य लिखना है, इनको एक एक कार्य लिखना है। तो वर्षण के कार्य स्पर्म का निर्माण होता है, यहाँ पे किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य शुक्रवाहिनी का क्या काम होता है, दूसरा कार्य इसमें क्या होता है वर्षण का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में, यानी जो नर जनन हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में। उसके बाद होती है शुक्रवाहिनी। देखो वर्षण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन वो शुक्राणु का जो मोचन है, यानी वो किसमें किया जाता है, शुक्रवाहिनी में किया जाता है, यानी शुक्राणु का स्थानांतरण कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में। शुक्राणु का मोचन या स्थानांतरण कहाँ होता है, शुक्रवाहिनी में। उसके बाद ये सीसन, सीसन जो होता है उसमें शुक्राणु का मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों एक ही होते हैं। अब ये इसके द्वारा शरीर से मूत्र का निष्कासन किया जाता है, और या मादा की वेजाइना में शुक्राणु का ट्रांसफर कौन से पार्ट के द्वारा होता है, सीसन पार्ट के द्वारा होता है। तो इन दोनों में से आपको कोई दो अंग के नाम लिखने थे और उनके एक एक कार्य लिखने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाइए। तो देखो मानव जो नर होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 44 प्लस XY होते हैं, जबकि जो मादा होती है उसमें जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं वो 44 प्लस XX होते हैं। अब ये इसने अपने को लिंग निर्धारण के लिए आरेख बनाना है। देखो ये जो 44 गुणसूत्र है, ये तो कौन से गुणसूत्र है, पाइक गुणसूत्र है, जो सभी में सेम है, नर हो या मादा, वो सारे के सारे सेम ही जाएंगे अगली पीढ़ी में। लेकिन बच गए कितने गुणसूत्र, एक दो जोड़े क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे नर में कितने शुक्राणु का निर्माण होगा, दो प्रकार का, एक तो वो शुक्राणु जिसमें X गुणसूत्र हो, और एक वो शुक्राणु जिसमें कौन से गुणसूत्र हो, Y गुणसूत्र हो। लेकिन जो मादा होती है उसमें सिर्फ एक ही अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है, वो अंडाणु कोशिका कौन से क्रोमोसोम से युक्त होती है, X गुणसूत्र से, यानी ये हो गया ओव्यूल। और ये जो हो गया स्पर्म, ये कौन सा स्पर्म हो गया, X गुणसूत्र, और ये स्पर्म कौन से गुणसूत्र से युक्त है, Y गुणसूत्र से युक्त है। अब इनका संलयन करवाएंगे, तो जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो किसका निर्माण हो गया, XX, किसका निर्माण हुआ, X से X, यानी किसका निर्माण हुआ, ये होने वाली संतति क्या होगी, XX क्रोमोसोम है, तो होने वाली संतति क्या होगी, उत्तरी। नेक्स्ट देखो, जब नर का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है तो किसका निर्माण होगा, X से Y, किसका निर्माण होगा, X से Y, यानी जो होने वाली संतान होगी वो कौन होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रकार मानव के जो लिंग निर्धारण में जो युग्मक निर्धारक होते हैं वो कौन से गुणसूत्र निर्धारक होते हैं, नर जिम्मेदार होता है कि नर का जो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु या नर का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलेगा तो होने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, नर होता है। आपको सिर्फ ये आरेख बनाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं और इसका सूत्र लिखिए। देखो अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक की परिभाषा देनी है इसके अंदर और आपको इसका सूत्र लिखना है। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, n से। इसकी परिभाषा देखो, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। और तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n बराबर c अपॉन g, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल, या माध्यम में प्रकाश का, माध्यम में प्रकाश का वेग,
माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये इसका अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रकाश की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखो, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखो, आसमान के जो प्रकाश है वो श्वेत रंग होता है, श्वेत रंग होता है। जब आप वायुमंडल में छोटी छोटी जल की बूंदे यानी नमी की मात्रा उपस्थित है, और नमी में यानी जल है, अब जब ये श्वेत प्रकाश इन जल की बूंदों से निकलेगा तो यहाँ पे उस श्वेत प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। इस वजह से प्रकीर्णन होगा, तो श्वेत प्रकाश जब इसमें से निकलेगा जल की बूंद में से, तो वो 7 रंगों में प्रकीर्णन होगा, और 7 रंगों में प्रकीर्णन होगा तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है वो कौन से रंगों का होगा? नीले रंग का होता है। इस वजह से हमें आसमान जो है वो कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना है। देखो, जब किसी भी परिपथ के अंदर कोई किसी भी परिपथ के अंदर ये विद्युत फ्यूज लगा हुआ है, तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि उस परिपथ में जब ओवरलोड पड़े तो ये फ्यूज निकल कर गिर जाए, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। इसलिए विद्युत परिपथ के अंदर फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन को प्रदर्शित करने वाले व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। यानी जब लेड नाइट्रेट को अपन गर्म करेंगे किसी परत नली के अंदर बर्नर पर, तो उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन डाई, यानी लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3। अब इसको किसी भी बर्नर के ऊपर अपन गर्म करेंगे तो कौन गैस निकलेगी? नाइट्रोजन NO2 गैस निकलेगी। और साथ में क्या बनेगी? ये गैस जो निकलेगी इसको आपको डायग्राम के अंदर प्रदर्शित करना है। तो इसको किसमें प्रदर्शित करना है? डायग्राम में। तो सबसे पहले इसके लिए क्या बनाएगी? बर्नर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बर्नर। देखो, ये है बर्नर जो अपने को प्रैक्टिकल लैब में के अंदर मिल रहा है। देखो, इसके अंदर अपन क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन डाल रखा है लेड नाइट्रेट। क्या डाल रखा है? लेड नाइट्रेट। अब इसमें ये डाल रखा है, इसमें लेड नाइट्रेट है। अब इस टेस्ट ट्यूब को अपन जब इस बर्नर पर गर्म करेंगे तो इसमें जो टेस्ट ट्यूब होगी इससे बाहर की ओर अपने को कौन सी गैस निकलती दिखाई देगी? NO2, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस बाहर की ओर निकलती दिखाई देगी। अब देखो, इसको अपन जो पकड़ रखा है वो किससे पकड़ेंगे? इसको टेस्ट बोलते हैं इसको, या बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर बोल दो या टेस्ट बोल दो। ठीक है, अब ये हो गया बर्नर। ये हो गई टेस्ट ट्यूब, परत नली बोलते हैं जिसको। अब ये परत नली के अंदर क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड
नाइट्रेट। अब ये जो बाहर की ओर निकल रही है ये कौन सी गैस है? NO2। बाहर की ओर निकल रही है ये कौन सी गैस है? NO2। ये कौन सा जिनका परत नली? परत नली। और परत नली को पकड़ने का चिमटा। ये आपको नामांकित डायग्राम बनाना था NO2 गैस के बाहर निकलते हुए का। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अभिक्रिया करवा रहा है जिंक धातु के साथ, तो इसके उत्पाद के रूप में Na2ZnO और ZnO2 और साथ में जो उत्पाद बनेगा उसको अपने को नाम लिखना है। तो क्या बनेगा? देखो Na2 सोडियम, उसके बाद जिंक आ गया, उसके बाद कौन आ गया? ऑक्सीजन। तो कौन बच गया? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी? हमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला, यदि कॉपर को आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब कॉपर धातु की CO2 के साथ अभिक्रिया करवानी है, यानी आर्गन है तो उसके मतलब जल भी है, तो किसका निर्माण होगा? CuCO3 प्लस CuOH का ट्वाइस, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा तो इस वजह से ये हरे रंग की परत जम जाएगी। किस पर? कॉपर पर। हरे रंग की परत जम जाती है। किस पर? कॉपर पर। तो इसलिए इसने ये पूछा है कि जब कॉपर को आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जब इसकी सतह पर जब क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये कॉपर क्या बना लेगा? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये बनेंगे। तो इससे का मतलब इससे क्या हो जाएगा? इस पर हरे रंग की परतें जम जाती है। क्या जम? कौन से रंग की? हरे रंग की परतें जम जाती है। ऋतुस्राव या रजोधर्म होने का कारण समझाइए और इसकी अवधि लिखिए। ऋतुस्राव, ऋतुस्राव या रजोधर्म। देखो ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है कि मादा का जो गर्भाशय होता है, यानी मादा के गर्भाशय में यानी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर मादा के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये 14वें दिन अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है, यानी वो अंड कोशिका यानी अंडाणु जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसके बाद अगर 3 से 4 दिन के बीच में अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी वो अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, तो उस दौरान जो गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है वो टूटकर जड़ने लगती है। कौन सी भित्ति? आंतरिक भित्ति टूटकर जड़ने लगती है और फिर वो रक्त के साथ बाहर निकलने लगती है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है। ये जो अवधि है इसकी अवधि वो लगभग 3 से 4 दिन तक रहती है। कितने दिन तक रहती है? 3 से 4 दिन तक रहती है। और जो ये जो प्रोसेस है ये कौन से चक्कर के दौरान आती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। कौन से चक्कर के दौरान? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुएशन चक्कर के दौरान, जो कितने दिन तक होता है? लगभग 28 से 30 दिन तक होता है। तो रजोधर्म क्या इसके ऋतुस्राव जिसे कहेंगे कि जब अंडाणु कोशिका का निषेचन नहीं हो पाता है तो उस दौरान गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है वो जड़ना शुरू हो जाती है और रक्त के साथ मिलकर वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। उसके बाद ये लगभग 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन तक की अवधि तक बना रहता है और ये अवधि यानी ऋतुस्राव है ये कौन से चक्कर में आता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आता है, जिसकी अवधि 28 से 30 दिन तक होती है। अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधन युक्तियों के अपनाने को कारणों को समझाइए और एक गर्भ निरोधन युक्ति का नाम लिखिए। देखो, परिवार नियोजन के लिए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाई जाती है। दो कारण लिखने थे। पहला कारण परिवार नियोजन, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाई जाती हैं और उसमें से किसी एक का नाम लिखना था, जैसे कॉपर टी या निरोध, इनमें से किसी का एक का नाम लिखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में उच्चतर स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण द्वारा समझाइए। देखो, वायुमंडल में पैराबैंगनी विकिरण होती है, पैराबैंगनी विकिरण,
ये पराबैंगनी विकिरण क्या करती है कि जो ऑक्सीजन O2 अणु होता है उसको किसमें तोड़ देती है, ऑक्सीजन के नवजात अणु में तोड़ देती है, नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देती है। फिर ये नवजात ऑक्सीजन जो है ये मिलकर किसका निर्माण करता है, ओजोन का। ये फिर ओजोन किसमें टूटेगी, ये जो ओजोन परत है वो किसमें टूट रही है, नवजात ऑक्सीजन में। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी तरंगों की उपस्थिति में। यानी वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन जो अणु है वो नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। फिर ये नवजात ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण, O3 अणु का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, वह इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया था। देखो मुख्य इसका कारक जो है वो CFC माना गया है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके मुख्य कारक होते हैं रसायन। अब इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, CFC या फिर अन्य जो रसायन जो ओजोन परत का अपक्षय करते हैं उन रसायनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, वायु प्रदूषण से संबंधित सशक्त कदम उठाने चाहिए। तो ये इसके रोकने के दो उपाय बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। देखो ओम का नियम लिखना है, ओम का नियम आप लोगों को सभी को ज्ञात होगा। ओम का नियम जो है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी उस परिपथ के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली धारा पे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये क्या है, ओम का नियम। तो V बराबर क्या हो गया, IR, और यह R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध। R क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध। अब दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, आपको प्रतिरोध की परिभाषा बतानी थी। क्या बतानी थी, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, जिस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और उस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब नाइट्रॉन तार के लिए विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचना है। विद्युत धारा के मध्य देखो ओम का नियम V समानुपाती I, यानी V अधिक I अधिक, I अधिक V अधिक। तो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते रहेंगे। तो ये नाइट्रॉन तार के लिए विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है, ओम के नियम के अधीन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है और प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है। देखो विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो परिपथ क्या हो जाता है, उससे ऊष्मा निकलने लग जाती है जिससे वो गर्म हो जाता है। तो इसलिए विद्युत वो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। उसके बाद किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा, एक तो उस पदार्थ की प्रकृति पर, प्रतिरोध की प्रकृति पर, दूसरा उसमें प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की दर पर निर्भर करती है। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, एक तो प्रतिरोध की प्रकृति पर, दूसरा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा पर या क्षमता पर निर्भर, या ऊष्मा की प्रवाह की दर के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद ओम के नियम के लिए आपको प्रतिरोध और एमीटर और उसके वोल्ट मीटर और किसी बैटरी के साथ उसको आपको परिपथ बनाना था। ये आपको परिपथ बनाना था। देखो इसमें जो वोल्ट मीटर में है वो इस प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा है, परिपथ में समांतर क्रम में, एमीटर श्रेणी क्रम में, बैटरी श्रेणी क्रम में। तो ये सॉरी ये एमीटर कौन से क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो आपको ये परिपथ बनाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोक्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो क्लोरोक्षार प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके जलीय विलयन के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो एक तो उत्पाद बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनेगा, Cl2। तो देखो जब इसकी अभिक्रिया करवाएगी किसके साथ, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, NaCl के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित की जाएगी, विद्युत धारा। तो किसका निर्माण होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 प्लस में H2, ये गैस निकलेगी बाहर।
सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 और H2 गैस है बाहर निकलेगी। अगला देखो बेकिंग सोडा के उष्मा प्रभाव। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके ऊपर उष्मा का प्रभाव बताना है। सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, इसको जब अपन खाना बनाते इसमें गर्म करते हैं तो ये किसमें टूट जाएगा, Na2CO3, इसमें टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में क्या बनेगा इसमें H2O, प्लस में क्या बनेगा CO2 गैस, किसका निर्माण होगा CO2 का। तो आपको जब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट H2O CO2 में वियोजित हो जाता है और इसकी ये रासायनिक समीकरण लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए। आपको ये पिछले प्री बोर्ड में पिछली कक्षा के अंदर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन लगभग अपने मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अमीबा की संरचना बनानी है और उसके अंदर पोषण बताना है कि किस प्रकार इसके अंदर पोषण होगा। तो देखो, जब अमीबा किसी भी भोजन या खाद्य पदार्थ के संपर्क में आएगा तो ये संपर्क में आते ही अपने शरीर के ऊपर क्या बनाना शुरू कर देगा, कांच बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना शुरू कर देता है, कांच, यानी धीरे धीरे ये बढ़ाता रहता है और ये भोजन पदार्थ जो होता है इसके चारों ओर से क्या कर लेता है, इसको गोल घेर लेता है। क्या कर लेता है, इसको चारों ओर से घेर लेता है और ये फिर धीरे धीरे करके किसका निर्माण कर लेता है, रिक्तिका का। किसका निर्माण कर लेता है, रिक्तिका का। और पूर्णतः जब इस शरीर को इसके अंदर ले लेता है, इस भोजन को, यानी इस भोज्य पदार्थ को, फिर इसके अंदर भोजन का क्या हो जाता है, पाचन, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर क्या कर देता है, निष्कासित। तो ये आपको पूर्ण प्रोसेस चित्र के द्वारा समझानी थी। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक का एंजाइम का नाम लिखना है। जो नाम था इसका ट्रिप्सिन। क्या लिखना था, ट्रिप्सिन, यानी अग्नाशय जो है वो ट्रिप्सिन का स्राव करता है जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोगों के कार्य बताने हैं। देखो, छोटी आंत में जो दीर्घ रोग पाए जाते हैं ये छोटी आंत के अवशोषण के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। यानी इनका कार्य क्या है, ये अवशोषण की सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। तो छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोग के कार्य लिखना है कि अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से अवशोषण सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और इस वजह से अवशोषण क्या कर पाती है, छोटी आंतें भोज्य पदार्थ से ज्यादा अवशोषण कर पाती है। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में पोषण की विधि। सेब अमीबा की तरह है, सेब में अमीबा की तरह पैरामीशियम में भी पोषण की विधि बतानी थी। आप जानते हो पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, चप्पल के समान होती है। इसी के साथ भी जब भोजन कोई संपर्क में आएगा तो ये किसका निर्माण करेगा, कांच का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कांच का निर्माण। और धीरे धीरे करता हुआ उस भोजन को पूरा अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेगा और फिर वो अंदर ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेगा, रिक्तिका का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, रिक्तिका। फिर उस भोजन को वो क्या करेगा, अपघटित कर देगा और उस आवश्यक भोजन आवश्यक तत्वों को तो अंदर ग्रहण कर लेगा और बचे अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ से बाहर निकाल देगा, निष्कासित कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है वो किसमें है, पैरामीशियम में। किसमें है, पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए, पेप्सिन। नाम क्या है इसका, पेप्सिन। यानी जो जठर ग्रंथियां है वो पेप्सिन का स्राव करती है तो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ की छोटी आंत की लंबाई कम क्यों होती है। बाघ देखो कैसा प्राणी है, मांसाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है, मांसाहारी। और मांसाहारी प्राणी होने सिर्फ क्या खाता है, मांस खाता है, इसलिए मांस का पाचन क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। मांस का पाचन क्या हो जाता है, जल्दी। यानी मांस के पाचन जल्दी होने की वजह से इसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनकी मांस की छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि ये शाकाहारी जो जंतु होते हैं इनके क्या खाते हैं, रेशेदार तंतु यानी फाइबर्स खाते हैं, जिनके पाचन के लिए छोटी आंत को क्या चाहिए, ज्यादा समय। लेकिन बाघ सिर्फ मांस खाते हैं, उनके पाचन के लिए उनको कम समय की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी छोटी आंतें कम लंबाई की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब को 16 सेंटीमीटर की दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले अपन ने चर्चा की थी क्लास के अंदर न्यूमेरिकल की, तो उस दौरान मैंने आपको ये बताया था जो दिया है वो लिख दो पहले। और सबसे पहले दर्पण हो चाहे लेंस हो उसकी चिन्ह परिपाटी आनी चाहिए। तो इसमें देखो कौन सा दर्पण दिया है, अवतल दर्पण। हम जानते हैं कि दर्पण कौन सा ही हो,
अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, ये कितनी है, -16। और बिंब की दूरी हमेशा क्या रहती है, ऋणात्मक, कितनी है, -24 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या था, 1/f इज इक्वल 1/b प्लस 1/u। अब इसके 1/f इस 1/u को इधर लेके आ जाइए तो माइनस का हो जाएगा, बराबर कौन हो जाएगा, 1/b। अब देखो इसकी वैल्यू रखो, 1/-16 माइनस 1/-24 इज इक्वल 1/b। अब देखो ये माइनस ऊपर प्लस, माइनस प्लस गुणा होगा तो ऊपर क्या हो गया, माइनस, और 1/16 बीच में ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस, वह 1/24 बराबर कितना, 1/3। इन दोनों का लेस है 48, 16 की 48 तो माइनस का 3 प्लस 48 प्लस का 2, 1/20। तो 1/20 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/48। तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 48 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि उस पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो दर्पण के सामने 48 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब का प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है। ये आपको करवाया हुआ है, 6 स्थिति करवाई हुई है अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उसमें से आपको बिंब को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रहकर किरण आरेख बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डॉक्टर 2.0 डी क्षमता का डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो P बराबर कितनी दी हुई है, प्लस 2.0 डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का प्रतीक है P। अब हम जानते हैं कि क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/p। 1 P का मान कितना, प्लस का 2, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस दूरी आ जाएगी उस दर्पण के लिए। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0.5। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब की किरण आरेख कीजिए। ये भी वो छांव की छांव स्थिति से है, यानी अवतल और उत्तल लेंस के लिए जो स्थिति करवा रखी है उन्हीं में से है। f1 और 2f1 के बीच में जब बिंब को रखेंगे तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब 2f2 से दूर बनेगा। कैसा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वो किरण आरेख आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखें, मिसेल की संरचना बनाते हुए साबुन और अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। आपको मिसेल की संरचना बनानी है, पिछले प्री बोर्ड में भी आया था क्वेश्चन, मैंने सोल्व भी करवाया हुआ है। और ये आपको मिसेल की संरचना बनाकर आपको साबुन और अपमार्जक की जो क्रिया विधि है उसको अंतर के द्वारा समझाना है, टेबल बना के अंतर करके समझाना था। इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखो, नीचे आपको रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है, एस्टरीकरण अभिक्रिया पहली दी हुई है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो एस्टरीकरण जो अभिक्रिया है उसमें जो आपका एथेनॉल है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, देखो एथेनॉल का सूत्र है CH3COOH। ये सॉरी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। अब एथेनोइक अम्ल एस्टरीकरण अभिक्रिया में किसके साथ अभिक्रिया करता है, CH2OH, एथेनॉल के साथ। किसके साथ है, एथेनॉल के साथ। तो किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एस्टर का। CH3COOH, ये कौन है, एस्टर। तो यानी जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल एल्कोहल की ओइक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया करवाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्षार के साथ, अब कोई भी अभिक्रिया हो उसमें से आपको, जैसे ये एथेनोइक अम्ल है इसके साथ एक अभिक्रिया करवाएंगे क्षार के साथ, तो किसका निर्माण होगा, जैसे NaOH क्षार है, इसकी अभिक्रिया करवानी है किसके साथ है, एथेनोइक CH3COOH के साथ। तो किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा, CH3CHO। तो ये आपको दो अभिक्रिया लिखनी थी। इसी के साथ पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।